फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। जैसे बच्चों आपको हमने क्लास के दौरान विदित कराया था कि हम वन शॉट के साथ साथ बीच बीच में आपको मॉडल पेपर अवश्य कराएंगे। इससे बच्चों आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आपको वीकनेस है और आप हमें अपना इम्प्रूवमेंट भी बता दोगे कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पर हो रहा है। जो भी आपको समस्या आएगी तो हमें कमेंट बॉक्स में आप नोटिफिकेशन मतलब कोई भी कमेंट भी आप दे पाओगे। तो बच्चों उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि आपको बीच बीच में मॉडल पेपर अवश्य कराते जाएं। तो आज से हम बच्चों मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट कराएंगे, जो आपको हमने इसका पैटर्न भी बताएंगे कि इसका पैटर्न क्या देखने को मिलेगा एग्जाम टाइम में, और साथ साथ में ये भी बताएंगे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ हम रिटन एग्जाम भी मतलब वो कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि आपका जो पेपर होना है आपका 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होना है, जो आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम जो आपका 30 नंबर का होना है, और आपका 30 जो होगा वो आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो स्कूल में होना है, प्रैक्टिकल होगा, ये आपको प्रैक्टिकल होना है। और 70 नंबर का आपका क्या होना है, आपका रिटन एग्जाम होना है, जो जिसका आप एग्जाम दोगे। तो बच्चों इसमें से 70 नंबर में जो आपको करना है वो आपको दो टाइप से दिया रहेगा। 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और 50 क्वेश्चन जो आपको रहेंगे वो रिटन में आपको यानी कि सॉल्व करना होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको OMR दी जाएगी एग्जाम में, और आप 70 के लिए आपको क्या दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज बच्चों हम जो करने वाले हैं खंड आ का जो क्वेश्चन करेंगे वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो पेपर होता है दो भाग में डिवाइड होता है, एक खंड आ होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और एक आप जो होता है खंड बा होता है जिसमें आपको वर्णनात्मक क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो आज हम बच्चों क्या करेंगे, खंड आ के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो आपको बताया गया है वो ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुविकल्पी में जो आपको इसमें दिया गया है वो ये दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यकों की संख्या होगी। तो बच्चों हमने आपको बताया था बहुपद में कि बहुपद में घात जो होती ऋणोत्तर होती है, और साथ साथ में ये भी हमने आपको बताया था कि बहुपद में जितनी घात होगी, तो चर में जितनी घात होती, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कितनी घात है, त्रिघात है, तो घात यानी कितनी होगी, 3 होगी, तो उतने ही उसके क्या कहलाएंगे, शून्यक होंगे। तो घात इसकी अधिकतम कितनी है, 3 है। त्रिघात का बहुपद है तो इसमें कितने शून्यक आएंगे, 3 आएंगे। तो बच्चों आपका इसका जो 3 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बच्चों बताया गया है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 140 के सेकंड आपका क्वेश्चन है जो आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो आपका 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, और ये आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो आपका 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर आप ये तो अब 2 से कटेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, और आपका अब 7 से कटेगा, 7 एक अभाज्य संख्या तो 7 ही से कटेगी तो एक बार होगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड देखने को मिलेंगे 2 गुणे 2 और 5 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बच्चों इसको आप लिखना चाहो तो 2 के पावर 2 कर लोगे, इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जहां आपको देखने को मिल जाए वही इसका आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू क्या हो जाएगा, 7, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर बच्चों हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो आपका दिखाया गया, तो थर्ड क्वेश्चन दिया है, भाजक भाज्य और भागफल एवं शेषफल में संबंध कितना होगा। तो इसको आपने छोटी क्लास में ही सीखा होगा कि जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है, शेषफल होता है। जहां पर ये ऑप्शन देखने को मिले वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो आप थर्ड में क्या देखेंगे, भाज्य बराबर जो होता है वो भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन, वो क्या दिया गया है कि रैखिक समीकरण
x प्लस 2i प्लस 5 इक्वल टू 0 तथा अगला जो दिया गया है -3x माइनस 6y प्लस 1 के युग्म का हल होगा। तो अब इसमें दो समीकरण दिए गए हैं आपको। कौन कौन सा दिए गया है? एक समीकरण जो आपको दिया गया है, चौथा आपका जो दिया गया है, पहला जो आपका समीकरण दिया है x प्लस 2i प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको समीकरण नंबर क्या मान लोगे आप? 1 मान लोगे। और दूसरा समीकरण आपको दिया गया 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू क्या है? 0, इसको समीकरण नंबर क्या मान लोगे? 2 मान लोगे। अब हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, तीसरे चैप्टर में हमने आपको बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं कि व्यापक समीकरण से तुलना करा लेते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो तुलना कराओगे बच्चों तो आपको क्या देखने को मिलेगा? a1 की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 1 मिलेगी, b1 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 2 मिलेगी और c1 की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। फिर आप अगला देखोगे तो दूसरे समीकरण से तुलना कराओगे तो a2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो आपको -3 देखने को मिलेगी और b2 की वैल्यू जो देखने को मिलेगी -6 और c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 होगा। अब हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि युग्म का हल क्या होगा। तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं, सबकी वैल्यू कंडीशन में रखते हैं। तो a1 की वैल्यू जो हमारी दी गई है वो क्या करना है? a1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर 3 कंडीशन आपको तीसरे चैप्टर में किया था चर्चा। जब एक प्रतिच्छेदी होता है तो कंडीशन क्या होती है, और जब समांतर होता है तो क्या कंडीशन होती है, और जब क्या होते हैं संपाती रेखाएं होती हैं तो क्या कंडीशन होती है। यानी 3 रेखाओं के हम कंडीशन बताए दिए गए थे कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, और जब रेखाएं क्या हो सेकंड में समांतर हो, और तीसरा क्या है आपका संपाती हो। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने बताया था कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। इनके जो हल होंगे वो क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक, और हलों के मतलब हल कैसे होंगे? संगत हल होंगे। समांतर में हमने बताया था कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 अपान c2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इसके हल मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? कोई भी हल नहीं होगा, ये हो जाएगा। तीसरा हमने जो बताया था कि जब संपाती रेखाएं होती हैं तो a1 इसकी जो शर्त होती है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? c1 अपान c2। तो इसके क्या होते हैं? अंततः अनेक हल होते हैं, अंततः अनेक हल होंगे, अंततः अनेक हल होंगे। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो a1 की वैल्यू जो हमारी दी गई है वो 1 दी गई है, और a2 की वैल्यू -3 दी गई है, और b1 की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों? 2 दी गई है, और b2 की वैल्यू कितनी दी गई? -6 दी गई है, और c1 की वैल्यू 5 दी गई है, c2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 दी गई। अब इसको काटेंगे बच्चों तो सिंपली यहाँ पर मिलेगा आपको -1/3, यहाँ काटोगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ भी 1/3 होगा। यहाँ पर देखोगे तो इसका मान तो बराबर है नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/1। तो हमें यहाँ से अब ये देखने को मिलेगा कि हमारी कौन सी शर्त को ये फॉलो कर रहा है, यानी दूसरी शर्त को, यानी रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समांतर होंगी, और इनका कैसा हल होगा? कोई भी हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि जैसे रेल की पटरी होती है वैसे हमारी क्या होती है? समांतर रेखाएं होती हैं। तो अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो इसमें हल बताया है कैसे हल होंगे। तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, तो कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो अद्वितीय दिया गया, अद्वितीय में क्या होता है? प्रतिच्छेदी होती हैं। दो हल होंगे तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उसके लिए हमारे संपाती होना चाहिए, जबकि हमारा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा।
अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि समांतर श्रेणी -5, -1 और -3 और -7 का सार्वंतर होगा। तो समांतर श्रेणी में हमने आपको समांतर श्रेणी आप देखेंगे तो समांतर श्रेणी के क्रम से दो पदों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, समान हो अगर, तो वह श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जैसे A1, A2, A3 ये आपके पद दिए हैं, अगर इनके क्रम से दो पदों का अंतर क्या हो बच्चों, समान हो, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे मान लीजिए इसका जो सार्वंतर आएगा वो D आएगा, इसका भी सार्वंतर आएगा वो D आ जाएगा, अगला ये D आएगा, अगले भी पद का जैसे A4 है तो इनका भी सार्वंतर अगर क्या आ जाए, D आ जाए, यानी सभी का सार्वंतर क्या हो, समान हो, तो श्रेणी हमारी क्या कहलाती है, सर्वांतर। लेकिन क्रमशः का मतलब होता है कि क्रमागत पदों का अंतर अगर समान हो तो हमारी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी। अब सार्वंतर निकालने का जो फार्मूला होता है वो D = होता है A2 - A1, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो इसमें अगर देखेंगे तो पांचवें क्वेश्चन में प्रथम पद तो आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, A1 बराबर जो दिया गया है वो -5 दिया है, और A2 बराबर जो दिया गया है वो -1 दिया। तो उसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो A2 की वैल्यू -1 दी गई है, और आपका A1 की वैल्यू जो दी गई है वो क्या दी गई, -5। अगर माइनस का माइनस से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 में माइनस के 1 का जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा। तो इसका 4 क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप देख लेंगे आंसर क्या है आपका, 4 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है बच्चों, अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर का सूत्र जो होता है बच्चों वो क्या होता है, विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। जहां पर ये ऑप्शन देखने को मिल जाए वही उसका आंसर होगा। तो थर्ड आपका इसका राइट आंसर होगा b² - 4ac। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका दो बिंदुओं 2,3 और 1,4 के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, छठवां था। सातवां क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि दो बिंदु दिए गए हैं, मान लो पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु क्या है, B है। अब ये मान लो इन दो बिंदुओं के जो बिंदु दिए गए हैं, पहले मतलब बिंदु के जो बिंदु दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 2,3 दिए हैं। दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 4,1 दिए गए। अब इनकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है AB बराबर, हमें AB रेखाखंड की बीच की दूरी ज्ञात करना, तो फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होला स्क्वायर। अब इसको अगर हम संकेत करें तो ये क्या हो जाएगा, x1 होता है, ये y1 होता है, ये क्या हो जाएगा, x2 होता है, ये क्या होगा, y2 होगा। अब सबकी सिंपली हम क्या कर दें, वैल्यू पुटअप कर दें। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, x2 की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी गई, x1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू जो आपको 1 दी गई है और y1 की वैल्यू जो आपको दी गई है वो 3 दी गई है। आप यहाँ रख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप x1 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, क्या दी है, 2। x2 की वैल्यू कितनी दी गई, 4 दी गई है। y1 की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, यहाँ पर y1 की वैल्यू 3 दी गई है, और y2 की वैल्यू कितनी आपकी दी गई है, वहाँ 1 दी गई। सबके वैल्यू पुटअप करने पर हमें क्या मिलेगा, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और -3 में से 1 घटेगा तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे बच्चों तो 2 दूनी कितना होगा, 4, इसमें 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 4 4 कितना हो गया, 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 के जोड़े बन रहे हैं तो 2√2 इकाई जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जहां पर इसका ऑप्शन देखने को मिल जाए 2√2, इसका यही आपका राइट आंसर होगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया यहाँ 8वां क्वेश्चन है वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां वो क्या दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण आपका क्या दिया है, 3x² - 12x अब प्लस m के मूल जो है वो क्या है, 0 के मूल बराबर हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों,
m का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए जब हम चौथे चैप्टर में द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है वो क्या दिया गया है कि इसकी 3 कंडीशन होती है। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होते हैं, दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं। ये पहली कंडीशन है बच्चों। सेकंड आपको जो कंडीशन होती है, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है बच्चों तो क्या होता है, वास्तविक मूल एवं भिन्न होते हैं। अगर बच्चों तीसरे कंडीशन में अगर d का मान 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक वैल्यू में आ जाए, तो आपके जो मूल होते हैं मूलों का कोई हल नहीं होता, मूलों का कोई हल नहीं होता है। तो बच्चों आइए हम यहाँ चेक करते हैं, हमारे क्वेश्चन में जो बोला गया है वो द्विघात समीकरण दिया गया है, बताया गया है कि इसके मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें कौन सा फार्मूले को अप्लाई करना, पहले फार्मूले को अप्लाई करते हैं ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण 1 की अगर तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण ax² + bx c = 0 से, तो हमें बच्चों क्या देखने को मिलेगा, तो से तुलना करने पर तो बच्चों क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर a बराबर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा, b बराबर जो मिलेगा -12 मिलेगा, और c बराबर जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, m मिलेगा। तो बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी कंडीशन में रख देते हैं। तो कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पर d कौन सा है हमारा, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होंगे तो हमारी पहली कंडीशन में d बराबर क्या होता है, 0 होता है। और d का मतलब होता है विविक्त कर। अभिविक्त कर का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है, b² -4ac = 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो b का मान हमारा क्या दिया गया है बच्चों, -12 का होल ऑफ स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 दी गई है, c की वैल्यू क्या दी गई, m दी गई, = 0, क्योंकि मूल बराबर है तो बराबर में 0 रखना पड़ेगा। अब 12 का जो वर्ग होता है बच्चों कितना होता है, 144 होता है। इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 4 × 12, और कांस्टेंट वैल्यू है तो वो चर वैल्यू है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12m हो जाएगा, = 0। अब चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड पक्षांतर करेंगे तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको पक्षांतर करेंगे अचर पद को तो ये उधर जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो m का जो मान मिलेगा आपको 144/12, 12 में भाग देंगे तो 12/m कितना होता है, 144। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, 12। तो आपका कौन सा कोई ऑप्शन में 12 दिया गया, चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं हम 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में आपको जो बताया गया है वो क्या दिया गया है, आपको एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की क्या करना है, हमें लंबाई ज्ञात करना है। अगला जो आपका क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि यदि 9वां क्वेश्चन है जो आपका बच्चों को क्या गया, समबाहु त्रिभुज। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज बच्चों क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, और तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ हम इनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और भुजाएं इसमें दे दी गई हैं। दिया क्या है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक की जो भुजा है, दिया है भुजा वो कितनी है बच्चों, वो 2a है। तो देखेंगे इसमें रख देंगे सभी जगह तो क्या हो जाएगी, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर शीर्ष लंब की बात करेंगे तो शीर्ष लंब किसी भी शीर्ष से आप खींचेंगे तो क्या करेंगे, हम ए शीर्ष से BC भुजा पर क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं,
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। अब यही हमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना। जैसे हम शीर्ष लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, BC को समद्विभाजित कर देगा, यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि O होगा तो OB की जो दूरी होगी वो OC की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और शीर्ष लंब जैसे हमने डाला तो 90 डिग्री का कोण होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और शीर्ष लंब है तो ये लंब होगा, आधार की वैल्यू ये होगी। अगर इसको दो भागों में विभाजित कर देगा तो 2a जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू a सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर दें तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, शीर्ष लंब। तो पाइथागोरस तो हमारा त्रिभुज कौन सा बच्चों, समकोण त्रिभुज जो मिलेगा, समकोण त्रिभुज AOC में इसमें बच्चों क्या है, O क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है तो हमें क्या अप्लाई करेंगे, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग OA का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, OC का वर्ग। तो AC क्या है बच्चों आपका 2a है, 2a का होल ऑफ स्क्वायर। OA कितना है बच्चों वो आपको ज्ञात करना है क्योंकि शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब आपको पता करना है। OC क्या दिया है बच्चों, A दिया है का A का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 4, 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा, A का वर्ग करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा, OA का स्क्वायर हो जाएगा और A का वर्ग करोगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, A को पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, आपका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का A हो जाएगा इक्वल टू OA का होल ऑफ स्क्वायर। माइनस करेंगे बच्चों तो 4A स्क्वायर में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर हो जाएगा। OA इक्वल टू निकालना है तो स्क्वायर कहाँ बदल जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपका 3 अचर पद है, अचर पद है तो इसका देखिए जोड़ी तो मिल नहीं रहा तो अंडर रूट में रहेगा। और a हमारा क्या होगा, इसको थोड़ा फैक्टर कर लेंगे तो 3 इंटू a हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a 2 बार आया है तो इसके युग्म बन रहे हैं तो ये बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 3। तो OA हमारी क्या थी, शीर्ष लंब की लंबाई थी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो OA क्या था, हमारा शीर्ष लंब था। किस भुजा पर था बच्चों, BC भुजा पर था, इसलिए क्या हो जाएगा, OA की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a अंडर रूट 3। अब देखते हैं ऑप्शन में आपका कहाँ दिया गया, a अंडर रूट 3 जो आपको दिया गया वो आपका C ऑप्शन में, तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो आपका अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालेंगे बच्चों तो माध्य के लिए जो हमारा सबसे पहले ये जो आंकड़ा दिया गया वो कैसा आंकड़ा दिया गया है, अवर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है। तो अवर्गीकृत आंकड़े बच्चों वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया। वर्गीकृत आंकड़े में क्या क्या दिया गया है, तो आपका यहाँ वर्ग अंतराल दिया है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, पहले ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक बनाएंगे तो एक आपका जो ब्लॉक होगा वो क्या होगा, वर्ग अंतराल होगा। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है, वर्ग अंतराल होगा। और दूसरा आपका होगा बारंबारता। बारंबारता को आप किससे डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब f से डिनोट करोगे, ठीक है। अब फिर ये आपका क्या आएगा, एक हमें मध्य मान निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर जो दिया अंतराल में दिया गया है तो मध्य मान को किससे डिनोट करते हैं, x से डिनोट करते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें f इंटू एक्स। इस किसके साथ मल्टीप्लाई करना, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो वर्ग अंतराल बच्चों क्या दिया है, पहले हमारा जो दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, 1 से बच्चों क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो 1 से 5 जो दिया गया है वो क्या दिया है, 1 से 5। इसकी बारंबारता कितनी दी गई है बच्चों, इसकी जो बारंबारता दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चों, इसकी 3 दी गई है। और 3 से जो 5 दिया गया है इसकी बारंबारता बच्चों कितनी दी गई है, 2 दी गई है। और आपका अगला है 5 से 7 की बारंबारता जो आपकी दी गई है वो कितनी दी गई, 4 दी गई है। और 7 से 9 की बारंबारता कितनी दी गई है आपकी बच्चों, 2 दी गई है। और थर्ड में 9 से 11 की बारंबारता कितनी दी गई है बच्चों, 3 दी गई है। हमने क्या बताया है कि मध्यमान कैसे निकाला जाता है, निम्न सीमा उच्च सीमा को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। तो पहला जो आपका था वो क्या है, 1 और 5 को अगर जोड़ोगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों,
3 मिलेगा। फिर इसी तरह आप 3 और 5 का करोगे तो 5 3 कितना होगा 8, 8 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। अगला है आपका 7 और 5 कितना 12, 12 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों 6 मिलेगा। और 9 7 16 अगला आपका जो अंतराल है 9 7 16 ये है आपकी निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा, इसको प्लस करोगे तो 9 7 16, 16 का आधा कितना होगा बच्चों 8 हो जाएगा। फिर आपका अगला अंतराल है आपका 11 और 9, इनको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा आपको 20, 20 का आधा करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा। अब हमने बताया था कि आपको फ्रीक्वेंसी और मध्य मान का गुणा करा देना तो हमें fx मिलेगा। इनका गुणा कराएंगे बच्चों तो 3 त्रिकाई 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा और 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30। अगर हमें जोड़ेंगे तो हमें क्या बच्चों मिलेगा सिग्मा fx मिलेगा और फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सिग्मा एफ हो जाएगी। तो हम इनको सिंपली जोड़ते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा 6 4 10 8 18, 18 9 कितना हो जाएगा बच्चों 27, 9 8 17, 27 की क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, हासिल 2 होगा। 3 2 5 5 1 6 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों आपको सिग्मा fx की वैल्यू जो देखने को मिल गई वो क्या मिल गई 87। अब हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं बच्चों तो फ्रीक्वेंसी की जोड़ेंगे तो क्या 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक बार और देखते हैं बच्चों क्या दिया गया आपको, एक बार जोड़ करके 3 2 5 5 4 9 9 2 11 और 11 3 कितना हो जाएगा 14। अब हमें क्या निकालना है बच्चों माध्य निकालना। तो माध्य का जो हम डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं यक्स बार से। जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत दिए गए हैं तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा fx अपान क्या होता है सिग्मा एफ दिया। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों हम सबकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो सिग्मा fx की वैल्यू जो दी गई 87 दी गई है और जो हमने क्या निकाला है सिग्मा एफ की वैल्यू क्या निकालें 14। अब अगर भाग देंगे तो 14 से आप अगर इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 14 छंग कितना होता है 84, 14 छंग 84 कितना बचेगा बच्चों आपको 3 यहाँ आप कर सकते हो 87 भागे क्या देना आपको 14, तो 14 छंग कितना हो जाएगा 84 और अगर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 दशमलव लगाओगे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो लगभग हमारा कितना आ रहा है समथिंग 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें दशमलव में आगे जाना नहीं है तो आपका 6 इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या दिया है साइन 27 डिग्री और कॉस 63 डिग्री का मान कितना होगा ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो कॉस क्या दिया है बच्चों तो साइन 27 डिग्री, तो साइन जो आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों 11वां क्या दिया गया है 11वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया है साइन 27 डिग्री अपान में क्या दिया गया है कॉस 63 डिग्री। इसको हमें क्या करना है निकालना है बच्चों। जब भी इस तरह का आपका ऑप्शन आए तो आपको ऑप्शन से ही चेक कर लेना। इसके लिए ट्रिक होती है कि जो अंश में वैल्यू दी है और हर की वैल्यू जो दी गई है दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बच्चों क्या मिलना चाहिए 90 मिलना चाहिए। आप देख लीजिए चेक कर लीजिए तो 7 3 10 और 6 2 8 है कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर 90 है तो इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों क्या फार्मूला होता है चाहे साइन को बदल लो चाहे कास को बदल लो। तो हम क्या करते हैं साइन को बदल लेते हैं। तो साइन में अगर हमारा 90 के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे बच्चों साइन को हम 90 में क्या घटा दें कि हमें 27 मिल जाए। तो 90 में हम क्या घटा देंगे वो नीचे वैल्यू आपकी दी होती है 63 तो नीचे हम क्या करते हैं 63 घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों। और एक को चेंज नहीं करना है तो ये आपका अपान वाला वैल्यू हमें cos 63 ही रहेगा। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है cos थीटा होता है। और cos थीटा क्या दिया गया है 63 दिया गया है तो 63 हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा cos 63 डिग्री हो जाएगा। अगर दोनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा मान 1 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो हम जानते हैं कि चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। ये बच्चों आप इस तरीके से आसानी से हल कर लेना। एग्जाम हॉल में हम आपको बताए हैं कि जब भी आपका अंश और हर का मान 90 डिग्री हो तो एक को बदलोगे। आपको सीधे क्या करना है ऑप्शन देकर जब भी अंश बटे हर के रूप में आए सीधे आप ऑप्शन क्या कर दो 1 कर दो। डायरेक्टली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। क्यों क्योंकि हमने आपको बताया अंश और हर की वैल्यू को जोड़ करके अगर 90 दिख जाए आपको 90 तो आपको क्या करना है 1 को चेंज करना दूसरा ऑलरेडी आ जाएगा काटोगे तो आपको 1। तो आपको क्या है सरलता से सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो अंश हर की वैल्यू को जोड़ लेना है सीधे उसका मान 1 को ऑप्शन में टिक कर देना आगे बढ़ जाना आपको हल भी नहीं करना होगा।
आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है कि cos a की वैल्यू जो दी गई है वो कितना, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका क्या दिया गया था 11वें में क्वेश्चन जो आंसर आया था आपका एक आया था, तो एक ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों 12वें क्वेश्चन में। तो 12वां क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि cos a बराबर जो दिया गया है वो √3 कितना दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। बोल रहा है कि sin 2a की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम इसमें करते क्या है कि cos a की वैल्यू दी गई है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इसी से हम क्या कर देते हैं, पहले इसका डायग्राम फिक्स कर लेते हैं। तो डायग्राम बनाएंगे तो ये होता है हमारा A, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रखना चाहो तो आप इसको A के सापेक्ष अगर दिया गया है तो आप इसको A के सापेक्ष में आप इसको A मान सकते हैं, ये B हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आपका देखो क्या दिया गया है यहाँ पर लंब आधार बटे कर्ण दिया गया है, तो आधार आपका √3 हो जाएगा और कर्ण आपका कितना हो जाएगा, 2। तो हमें एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कौन सी वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है, साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर साइन की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे या आप यहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, साइन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे यहाँ से आप cos a बराबर अगर दिया था √3/2, तो यहीं से वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आपको ये पाइथागोरस नहीं लगाना है तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्या है आपका cos में किसका मान √3/2 होता है, तो cos किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है। तो cos 30 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/6 लिख सकते हैं, या आप 30 भी कर सकते हो, वो आपका रेडियन फॉर्म में हो जाएगा। cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, साइन जो है हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, 2a की वैल्यू ज्ञात करना है। a की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है, क्या है हमारा 30 डिग्री, और 30 का इसमें गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता। तो जहाँ ऑप्शन आपका √3 देखने को मिल जाए वही आपका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बच्चों 13वां क्वेश्चन में। जो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका क्या दिया है, क्या दिया गया है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर a अपान क्या दिया गया है, 1 + cot स्क्वायर a। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर आप आइडेंटिटी से थोड़ा सा भी आइडेंटिफाई हो, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं तीनों सर्व समीकाएं, 3 हमारी सर्व समीकाएं होती हैं त्रिकोणमिति में। पहली जो सर्व समीका होती है बच्चों कौन सी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है। पहली हमारी सर्व समीका। दूसरी सर्व समीका हमारी क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्व समीका बच्चों क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, cosec स्क्वायर थीटा। सिंपली आप इनको क्या कर दोगे, इन्हीं का अप्लाई करना है। यहाँ पर आपका 1 क्या दिया, 1 + tan स्क्वायर बराबर, यहाँ आपको दूसरी सर्व समीका में इसका जो मान होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप इसको पुटअप कर दोगे तो sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एंगल ए के फॉर्म में तो क्या कर दोगे, sec स्क्वायर ए कर दोगे। 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, cosec स्क्वायर होता है, तो cosec स्क्वायर ए। अब बच्चों हम जानते हैं कि sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 जो sec होता है, ये sec जो होता है, sec ए जो होता है वो क्या होता है, 1 cos होता है, cos ए होता है। अब हमें sec स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो दोनों क्या कर लेते हैं बच्चों, हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों पर्सन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम जानते हैं बच्चों कि cosec जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1 sin ए हो जाएगा। अब इसमें हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा cosec स्क्वायर जो होगा वो 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 cos स्क्वायर क्या होता, 1 cos और 1 sin स्क्वायर को अगर चेंज करोगे तो बटे के बटे जब संख्या होती है, संख्या क्या हो जाती है बच्चों, उलट जाती है। तो उलट जाएगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन अपान cos क्या होता है, tan होता है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों हमारा जो आंसर जो आपको देखने को मिल गया वो tan स्क्वायर ए हो जाएगा। जहाँ पर tan स्क्वायर ए है वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
तो बच्चों इस तरीके से आप सर्वसमीका को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे, अपने टाइम को भी बचत कर लोगे। आप बच्चों आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताया गया है बच्चों? तो 14 क्वेश्चन में आपको जो बताया गया है वो क्या दिया है क्वेश्चन में कि 2 sin A इक्वल टू दिया है 2 sin A। अब उसमें बोला है कि A का मान किसके बराबर होगा। तो बच्चों देखिए sin 2A का जो मतलब सूत्र होता है वो क्या होता है 2 sin A इंटू क्या होता है cos A होता है इंटू 2 sin A होगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगर इसको सिंपली काटें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर cos A बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। अब हम ये चेक करते हैं कि cos में किसका मान क्या होता है 1 होता है। तो cos किसका मान 1 होता है, cos बच्चों किसका मान 1 होता है 0 का मान होता है। cos से cos कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा A का मान जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा 0 देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर 0 आपको देखने को मिल जाए वही उसका आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 में देखेंगे बच्चों क्या है आपका क्वेश्चन जो दिया गया है। वो दिया गया है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। और वो भी आप क्या हमारा दिया गया है सब मतलब पाई के फॉर्म में नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतेंगे कि पाई के फॉर्म में यानी पाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त है जिसकी परिधि कितनी दी गई है 22 है। तो ये मान लीजिए आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। अब मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या बच्चों कितनी है r है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, तो वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो कितनी होती है बच्चों 2 पाई r होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। परिधि हमारी दे दी गई है वो कितनी दी गई है बच्चों 22 दी गई है। अब यहाँ पर पाई का मान रखें तो 22/7 हो जाएगा बच्चों। और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 हो जाएगा, 2r हो जाएगा। r की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमें सिंपली तरीके से आ गई। अब क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर r की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। हमें क्या करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना। तो एक वृत्त में जो चतुर्थांश होते हैं 4 होते हैं। अब प्रत्येक चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का, यहाँ पर। और संपूर्ण वृत्त में कितने डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे थीटा का जो मान हमारा आ गया 90 डिग्री हो गया। r की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या फाइंड आउट किए हैं आपका 7/2 फाइंड आउट किए सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश जो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होता है 1/4 होता है। आपको थीटा को अप्लाई नहीं करना है। तो आप इसी तरीके से आप हल कर लोगे। तो वृत्त का जो चतुर्थांश होता है यानी कि चतुर्थांश का मतलब है 1/4। तो क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है पाई r स्क्वायर। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा इसका 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। सबकी वैल्यू पुटअप कर देंगे बच्चों। तो क्या मिलेगा आपको इसकी 22 पाई की वैल्यू होती है 22/7। r का मान कितना दिया है 7/2। तो 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। काटेंगे बच्चों तो क्या यहाँ पर मिलेगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। 11 से गुणा कर दोगे अब तो कटेगा नहीं। तो 11 7 77 हो जाएगा। और 4 का हर में गुणा कितना 2 से कराओगे तो 4 दूनी 8। यानी अब क्षेत्रफल निकालना तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 77/8 जहाँ पर होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बच्चों आई होप ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर आपको बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है 16। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कैप्सूल में संयोजन होता है। तो कैप्सूल आप देखे होंगे, कैप्सूल का जो आपका आकार होता है वो बेलनाकार भी होता है, लेकिन उसके जो शीर्ष में 2 अर्धवृत्त जुड़े रहते हैं। ये आपका
कैप्सूल है। कैप्सूल में देखेंगे तो ये आपके दो ठो अर्धवृत्त जुड़े हैं, दो अर्धगोले दो ठो जुड़े रहते हैं, सॉरी, और एक आपका बीचों बीच जो आपका रहता है वो क्या होता है, बेलन। तो क्या होगा, एक आपका बेलन होगा जो आपके मध्य में होगा, और शीर्ष में दो क्या होते हैं, अर्धगोले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, अर्धगोले। तो इधर एक शीर्ष पर अर्धगोला ये होगा तो दूसरा भी अर्धगोला होगा। तो बेलन में वो क्या कहते हैं, कैप्सूल में बच्चों क्या आपको मिल गए, दो अर्धगोले होंगे और एक क्या होगा, बेलन होगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैप्सूल का आकार जो होता है वो इस टाइप का होता है, जिसमें से आपको शीर्ष में एक इधर अर्धगोला होता है और दूसरे साइड एक अर्धगोला इधर होता है। तो अर्धगोले हो गए, एक बेलन हो गए। तो इसमें कौन सा आपका दिया, दो शंकु तो होंगे नहीं, एक बेलन दो अर्धगोले। तो बी आप इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक जो है, माध्य और क्या दिया गया है, बहुलक जो आपका 32 और 35 है, तो उनका माध्य क्या होगा। तो बच्चों एक आपका इसमें संबंध होता है, संबंध का जो सूत्र, क्वेश्चन नंबर आपका 17वां जो है वो क्या होता है, बहुलक बराबर जो होता है, बहुलक बराबर जो होता है तीन माध्यक -2 माध्य। अब हमें बच्चों माध्यक निकालना है। तो माध्यक अगर इंग्लिश में आप करना चाहो तो इंग्लिश में आप इसको कर सकते हो, क्या हो जाएगा, मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, इक्वल टू होगा 3 मीडियन -2 मीन होता है। हमें मीडियन निकालना है, हम सब की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो बच्चों वैल्यू पुटअप करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है, माध्य जो दिया गया है, मीन जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया है, मीन जो दिया गया है वो कितना दे दिया गया है, मीन जो आपको दिया है 32 दिया है। मॉड कितना दिया है आपका, मॉड जो आपको दिया गया है बहुलक यानी 35 दिया है। हम यहाँ पर रख करके मीडियन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, बहुलक कितना दिया है बच्चों, 35 दिया है। 3 मीडियन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, मीडियन हमें ज्ञात करना है। 2 मीन की वैल्यू कितनी दी गई है, 32 दी है। अगर इसको बच्चों सिंप्लीफाई करें तो 3 मीडियन 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। इसको आप ट्रांसफ़र करोगे तो क्या अचर पद को एक साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मीडियन। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम मीडियन निकालना है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, बटे 3 होगा। 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9। तो मीडियन हमें बच्चों क्या देखने को मिल गया, क्या मिल गया, 33। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो 33 होगा। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में आपका 33 कहाँ दिया गया है, तो 33 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको जो दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तो बच्चों जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे देखिए यहाँ 8 है, 8 के जो वर्ग अंतराल है 0 से 5 है, इसकी बारंबारता 8 है। 5 से 10 का वर्ग अंतराल में कितनी है, इसकी बारंबारता 7 है। 10 से 15 के बीच में जो वर्ग अंतराल है उसकी 18 है, और 15 से 20 के बीच में जो बारंबारता वो कितनी, 19 है। तो सबसे अधिक बारंबारता बच्चों आपको कौन सा मिल रही है, 15 से 20 के बीच में। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपको हमें क्या निकालना था, बहुलक वर्ग बताना था। तो बहुलक वर्ग ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है इसमें, तो आपका यही हो जाएगा 15 से 20 हो जाएगा, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता हमें क्या ज्ञात करना है। तो 2 पासे को बच्चों आप फेंकोगे तो 2 पासे को फेंकने पर जो आपकी घटनाएं होंगी, कुल एक पासे को फेंक, जो आपका 19वां क्वेश्चन है आपका, एक पासे को फेंकने पर बच्चों कितना मिलता है आपको, 6 अंक मिलते हैं। एक पासे को फेंकने पर आपको 1 2 3 4 5 और 6।
अगर 2 पासे को फेंकोगे तो इसमें जो फार्मूला होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n यानी कितनी संख्या है इसमें दी गई 6, ठीक है। तो 2 के पावर n का मतलब यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ 6 के पावर n कर दीजिए, क्योंकि 2 पासे हैं तो 2 के पासे का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 2 बार फेंकना है ना, तो क्या हो एक बार फेंक 2 पासे को एक बार फेंकना है ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 6 पावर n में फार्मूले 2 पासे को एक बार फेंकना है तो कितना हो जाएगा 36। इसमें कुल क्या हो जाएंगी, घटनाएं हो जाएंगी। तो घटनाओं की चर्चा करेंगे तो कुल घटनाएं 2 पासे को 2 पासों को फेंकने पर कुल घटनाएं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन 2 पासे वाला आपका जरूर पूछा जाता है। तो 2 पासे को फेंकने पर बच्चों क्या मिलेगा, 2 पासे हैं तो कुल घटनाएं जो होंगी आपकी, पहले में 1 मान लो, दूसरे में 1 पड़ गया, पहले में 1 पड़ा दूसरे में 2 पड़ गया, पहले में 1 पड़ा दूसरे में 3 पड़ गया, पहले में 1 पड़ा दूसरे में कितना पड़ गया 4 पड़ गया, पहले में 1 पड़ा दूसरे में 5 पड़ा, मान लीजिए पहले में 1 पड़ा दूसरे में क्या पड़ गया 6 पड़ गया। तो पहली जो घटनाएं इस तरह से हो जाएंगी। अब मान लीजिए पहले में 2 पड़ा दूसरे में 1 पड़ गया, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में कितना 4 पड़ गया, पहले में 2 दूसरे में 5 पड़ गया, पहले में 2 दूसरे में 6 पड़ गया। आपका इसी प्रकार पहले में 3 मान लीजिए दूसरे में 1 पड़ गया, फिर पहले में 3 दूसरे में 2 पड़ गया, पहले में 3 दूसरे में 3 पड़ गया, पहले में 3 दूसरे में 4 पड़ गया, पहले में 3 आपका दूसरे में 5 पड़ गया, पहले में 3 और दूसरे में क्या पड़ गया बच्चों 6 पड़ गया। अब अगला आप देखेंगे तो 4 के उसमें देखेंगे तो 4 और 1 पड़ गया, मान लीजिए 4 2 पड़ गया आपका, 4 और 3 पड़ गया, 4 और 4 पड़ गया, 4 और 5 पड़ गया, 4 और 6 पड़ गया। इसी प्रकार 5 में भी देखोगे तो 5 1 पड़ सकता है, ये पहले में ही दूसरे में है, पहला 5 और कितना 2 पड़ गया, 5 और कितना पड़ गया 3 पड़ गया, 5 और कितना पड़ गया 4 पड़ गया, 5 और 5 पड़ गया और 5 और 6 पड़ गया। 6 के बेस में देखेंगे तो पहले में 6 दूसरे में 1 पड़ गया, पहले में 6 दूसरे में 2 पड़ गया, पहले में 6 दूसरे में कितना पड़ गया 3 पड़ गया, पहले में 6 दूसरे में 4 पड़ गया, पहले में 6 और दूसरे में 5 पड़ गया, पहले में 6 और दूसरे में भी 6 पड़ गया। तो इस प्रकार बच्चों कितनी घटनाएं हो गई हमें 6, 12, 18, 24, 30 और 36, यानी कुल घटनाएं जो आपकी बच्चों हो गई, यानी NS बराबर 2 पासे को फेंकने पर कुल कितनी घटनाएं हो गई 36। अब हमारे क्वेश्चन में बताया क्या पूछा गया है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने पर। तो अब देख लेते हैं दोनों पासों पर योगफल 10 कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस ग्रुप में तो आएगा नहीं कहीं पर, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 6 2 8 तक ही आ रहा है, इसमें देखेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है 5 3 8 तक आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 3 9 तक आ रहा है। तो हमें यहाँ पर देखिए चौथे ग्रुप में जो देखने को मिला 6 4 10, तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे ग्रुप में तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 10, तो ये आपको मिल जाएगा। और एक आपको जो देखने को मिलेगा 6 4 10। तो तीसरे ग्रुप में आप यानी कि लास्ट वाले ग्रुप में भी 6 4 10 बोला है कि दोनों पासों में अंकों का योगफल कितना हो 10। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिला है, तो तीसरे ग्रुप में आपको दोनों पासों पर योगफल 10 होने की घटना। तो घटना को किसे बोलेंगे एक्सीडेंट, यानी ई से। तो कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी 4 6 और 5 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगी 6 4 हो जाएगी। बच्चों आप एक बार और चेकआउट कर सकते हैं कि कहीं आपका दोनों पासों में योगफल 10, तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यही आपके क्या हो जाएंगे घटनाएं होंगी। तो NE बराबर यानी नंबर ऑफ एक्सीडेंट इक्वल टू जो होगा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इक्वल टू होता है NE/NS, यानी कुल घटनाएं और कुल घटित घटनाएं। तो कुल घटित घटनाएं बच्चों कितनी हमारी 3 है,
और कुल घटनाएं आपकी कितनी है 36 हैं। इसको आप काटोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 1/12। तो 1/12 बच्चों आपको क्या हो जाएगी, अंक 2 पाँचों को फेंकने पर अंकों का योगफल 10 प्राप्त होने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/12। यही आपका राइट ऑप्शन होगा। बच्चों आगे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 और लास्ट 20 आपका 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया कि एक पासे को एक बार फेंकना है। अब वहाँ पर बच्चों बताया गया था कि 2 पासे थे, यहाँ पर आपका सिंगल पासा है यानी एक पासा है, तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लास्ट सवाल है आपका बच्चों, क्या है आपका एक पासा, तो एक पासे को जब आप फेंकोगे तो कुल घटनाएं कितनी होंगी बच्चों, 6 होंगी। तो कुल घटनाएं कितनी होंगी 6। तो क्या क्या पढ़ सकता है, 1 पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, 3 पढ़ सकता है, 4 पढ़ सकता है, 5 पढ़ सकता है, 6 पढ़ सकता है। कुल घटनाओं की बात करेंगे तो NS बराबर जो हो जाएंगे वो कितनी हो जाएंगी, कुल घटनाएं 6 हो जाएंगी। अब हमारे क्वेश्चन में बोला है कि सम अंक प्राप्त होने की घटना, तो सम अंक आने की घटना, सम अंक आने की घटना यानी इवेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सम अंक देखिए इसमें कितने होंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो कितना आपकी घटनाएं होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो इतने सारे आपके इवेंट हो जाएंगे। नंबर ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो n इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना होगा, 1 2 3 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फार्मूले में रख देंगे। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है NE/NS होता है। अब अपने फार्मूले में रख देंगे तो NE कितना है आपका 3 दिया है और NS आपका कितना दिया है, 6 दिया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी बच्चों जो अब घटना की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। 1/2 जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हमारा 1/2 किस ऑप्शन में दिया गया, तो C ऑप्शन में 1/2 गया है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो बच्चों आई होप यहाँ हमने क्या किया है कि 1 से 20 तक आपको आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 2 पैटर्न बताया था कि आपको 20 क्वेश्चन जो आपको कौन से मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 50 नंबर का जो आपका रिटर्न होगा। तो हमने आज बच्चों कौन से क्वेश्चन किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। आज आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य दें। और अगले सेशन में हम इसके वर्णनात्मक क्वेश्चन कराएंगे जो आपको खंड ब में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने प्यार को बनाए रखने के लिए क्या करें, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। थैंक यू बच्चों।